सर्वेभ्यो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नमः सर्वेभ्यो नमः। सूर्यसिद्धान्तस्य कक्षायां पुनरेकवारं भवतां समेषां स्वागतं। यथा अहं गतकक्षायामेव अवोचं यत् गतकक्षायाः आरभ्य सिद्धान्तग्रन्थस्य न केवलं सूर्यसिद्धान्तस्य प्रत्युत यः कोऽपि सिद्धान्तग्रन्थः स्यात् सर्वेष्वपि सिद्धान्तग्रन्थेषु मध्यमाधिकारः यः भवति खलु, असौ मध्यमाधिकारः मुख्यतया त्रिभिः उपबिन्दुभिः विभज्यते। तत्र एकः तु भवति कालस्य निरूपणं, तदभूत्। अपरः विभागः उपबिन्दुः यद्भवति खलु तद्भवति भगणानां इयत्ता अथवा भगणमानं, ग्रहाणां भगणमानं, किञ्च अहर्गणसाधनम्। अस्मिन् मध्यमाधिकारे मध्यमे अर्थात् द्वितीये उपबिन्दौ वयं स्मः। अतः परं यत् तृतीयम् उपबिन्दुः भवति तद्भवति देशान्तर साधनादिरूपम्। अत्र मध्यमे अर्थात् द्वितीये उपबिन्दौ यः गतकक्षायाः आरब्धं यत् तस्यां भवतां समेषां स्वागतम्। यदिदं दिनं येयं कक्षा सा अतिमहत्त्वपूर्णा, यतोहि सिद्धान्तग्रन्थानां विशिष्य इदं वक्तुं शक्यते यत् भारतीयसिद्धान्तग्रन्थानाम् उत यदा अहं सिद्धान्तग्रन्थः इति वदामि चेत् तत्र सिद्धान्तः तन्त्रं करणमिति एवं न चिन्तनीयं। प्रत्युत सिद्धान्त इति कथनेन खगोलविज्ञानमिति भावः। तर्हि भारतीयखगोलविज्ञानं यद्वर्तते खलु तत्र इदम् अहर्गणस्थानं महत्त्वपूर्णं स्थानं भजते। कथमिति चेत् कल्पात् आरभ्य वर्तमानदिनं नाम यदि अद्य सर्वे ग्रहाः कुत्र सन्ति इति सिद्धान्तरीत्या यदि भवान् ज्ञातुमिच्छुः जिज्ञासुः अस्ति चेत् यद् इदं सिसाधयिषुः वर्तते भवान्, तर्हि अस्यां स्थितौ सर्वादौ तु इदं ज्ञातव्यं यत् कल्पात् आरभ्य अद्य वर्तमानदिनं यावत् कियन्ति दिनानि अतीतानि इत्यस्य ज्ञानं सर्वादौ परमावश्यकम्। एतद् ज्ञानमन्तरा इदं न साधयितुं शक्यते यत् अद्य सर्वे ग्रहाः कस्मिन् राशौ अंशे स्थिताः सन्ति। अवगतम्? मैं जो कह रहा हूँ वो बात समझ में आ रही है? दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जंक्शन at which we are now. The calculation of civil days is very important factor in Siddhanta, in astronomy, in archaeoastronomical texts, because it tells you that from the beginning of Kalpa till date, how many days have gone by, and in between how much distance a particular planet traverses, and by traversing so far and in so many days where that planet is at present, वो जो ग्रह है आज कहाँ पे है, इसको अगर आपको जानना है तो इसके लिए आपको क्या जानना पड़ेगा? हमें जानना पड़ेगा कि कब चलना आरंभ किया और कितनी गति से चलना आरंभ किया। मैं एक उदाहरण से इस बात को कहूँगा। देखिए, एक गाड़ी बनी
रेलगाड़ी, अभी तो सारी रेलगाड़ियाँ बंद हैं कोविड के चक्कर में, बहुत सारी रेलगाड़ियाँ 99% गाड़ियाँ तो बंद ही हैं। तब कल्पना कीजिए कि ये गाड़ी जो बनी आज से, अब मान लीजिए कि ये गाड़ी बनी और वो चली। अब गाड़ी का नाम यही मान लीजिए, आप कोरोना एक्सप्रेस मान लीजिए, कोविड एक्सप्रेस मान लीजिए, या पहले से चल रही है तो कोई भी एक नाम दे दीजिए। हम नाम दे देते हैं उसका सिद्धांत एक्सप्रेस। अब यह जो सिद्धांत एक्सप्रेस है, ये सिद्धांत एक्सप्रेस आज कहाँ पहुँची? अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि अद्य इदम सिद्धांत एक्सप्रेस संज्ञकम यानम कुत्र वर्तते इति यदि प्रश्नः क्रियते चेत तस्य उत्तरं दातुं किं भवान् समर्थः? न। भ्रमः संभ्रमः भवति खलु। किमर्थं? यतो हि इदम् अपि न ज्ञातं यत् इदं यानं यद् वर्तते सिद्धांत एक्सप्रेस इति नामधेयं तत् कदा आरभ्य गमने चलने प्रवृत्तं, पुनश्च कियती गतिः अस्य यानस्य वर्तते। आपको जब ये पता ही नहीं है कि ये कब से चलना आरंभ हुआ है और उसकी कितनी गति है, आप किसी भी गतिमान पिंड के बारे में कैसे बता सकते हैं कि वह गतिमान पिंड कहाँ है, चाहे वह सिद्धांत एक्सप्रेस नाम की कोई नई गाड़ी ही क्यों ना हो, रेलगाड़ी ही क्यों ना हो। इसलिए मित्रों ये बात अच्छा, इसीलिए जैसे मान लीजिए कि यही उदाहरण ले लीजिए जो हम लोग आज अभी तक करते आए हैं। जैसे कि हमने ये कहा कि साहब एक महायुग में या एक कल्प की बात कर लेते हैं, एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्ष या भगण होते हैं सूर्य के। हमने एक ये डेटा दिया, क्या फीड किया डेटा, या क्या आपको सूचना दी कि एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ भगण होते हैं। किसके? सूर्य के। मतलब कि एक कल्प में सूर्य नामक जो गतिमान पिंड है वह 4 अरब, एक अपनी कक्षा के 4 अरब 32 करोड़ चक्कर लगाता है। तो यह अभी कल्प तो समाप्त हुआ नहीं, कल्प अभी चल ही रहा है, चल रहा है ना। इसका भाई ये आपका अष्टाविंशति जो महायुग चल रहा है आपका, 7वें मनु में अष्टाविंशति महायुग चल रहा है। अभी तो 7 मनु और पड़े हुए हैं, तब जाके कल्प समाप्त होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टू कट शॉर्ट मैं ये बोलूँगा आपसे कि जब मैंने आपको ये एक चीज़ बता दी कि एक कल्प में इतने दिन होते हैं, जैसे मान लीजिए दिन होते हैं 20 अरब, एक ले लीजिए आप, अंदाज़ा ले लीजिए कि एक कल्प में 20 अरब दिन होते हैं। और हमने ये भी कहा कि एक कल्प के 20 अरब दिनों में ये जो सूर्य है वो 4 अरब चक्कर लगाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 20 अरब दिनों में 4 अरब दिनों में, अगर मैंने क्या बोला, 20 अरब बोला ना, तो 20 अरब दिनों में अगर ये 4 अरब चक्कर लगाता है तो 5 दिन में एक चक्कर लगा लेगा। बात नहीं समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? मेरे ख्याल से इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए। तो इस तब, लेकिन अब सवाल इतना, लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं है कि मैंने आपसे कहा कि एक कल्प में मान लीजिए 20 अरब दिन हैं और वो सूर्य उस एक कल्प में यानी 20 अरब दिनों में 4 अरब चक्कर लगा रहा है। बात इतनी ही नहीं है। तो 5 दिन में एक चक्कर लगा लेगा, बल्कि इससे आगे की बात है। और बात वो ये है कि आज सूर्य कहाँ है। जो मैंने डेटा आपको दिया, मैंने आपको 2 डेटा दिया, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ और फिर आप समझिए इस बात को जो मैं कह रहा हूँ आपसे। अहरगण साधन क्यों इतना महत्वपूर्ण है? वाई इट इज सो रेलेवेंट, वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट, दिस इज द क्वेश्चन। और जमाब से हमने ये एक बात कहा कि मान लीजिए एक कल्प में, मानिए कल्प्यते लिख देते हैं, कल्प्यते कि एक कल्प में 20 अरब, अर्बुद कर दीजिए, अरब शब्द कई लोगों को खराब लगेगा तो मैं अर्बुद किए देता हूँ, या इसको अरब भी लिख दूँ, अरब दिन
ठीक है, 20 अरब दिन है, 20 अरब दिन है एक कल्प में। और आपका जो क्या नाम है कि सूर्य, वो उस एक कल्प में सूर्य के भगण कितने हो रहे हैं? सूर्य भगण हाँ मान लीजिए हो रहे हैं 4 अर्बुद, 4 अरब। ठीक, तो मैंने आपको ये जानकारी आपको दे दी। क्या जानकारी दी? कि मेरे पास टाइम फ्रेम जो है वो एक कल्प का जो है वो, उसमें मान लीजिए 20 अरब एक कल्प किसी को ना समझ में आए तो 20 अरब दिन है। इस 20 अरब दिन में सूर्य चक्कर कितने लगाता है? 4 अरब चक्कर लगा लेता है। ठीक, इससे जो आपने ऑन एन एवरेज निकाला कि 5 दिन में एक चक्कर लगा लेता है सूर्य, क्योंकि 4 पंजे 20, तो 5 दिन में एक चक्कर लगा लेगा, तो एक दिन में 1/5 चक्कर। यानी बात समझ में आ रही है ना भाई? जब 20 तो 5 दिन 20/4 कर लीजिए ना, तो क्या हो जाएगा? 4 पंजे 20, तो 5 दिन आते हैं इससे, कि 5 दिन में पंच दिन ही एक भगण, ये इसका भगण काल आ गया कि 5 दिन में एक भगण तो 5 दिन में एक भगण, तो एक दिन में कितना? तो एक दिन में हो जाएगा एक भगण यानी 360 अंश बटे 5 कर लीजिए, 5 सते 35, 1 5 दूना 10, 72 अंश एक दिन में 72 अंश चल जाएगा। आप देखिए हमने सूर्य को कितना तेज चला दिया ये एक दिन की दैनंदिनी गति आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये एक दिन की दैनंदिनी गति आ गई है। तो इससे आपको मिला क्या? इससे एक चीज़ आपको, 3 चीज़ें नोन थी। क्या? एक तो ये कि एक कल्प में 20 अरब दिन, दूसरा सूर्य उस 20 अरब दिनों में 4 अरब चक्कर लगा रहा है। ठीक, इससे आपने क्या निकाला? इससे दो चीज़ें आप पता चली, तो आपने 2 चीज़ें उससे निकाल ली। क्या? कि इसका मतलब ये हुआ कि 5 दिन में वो एक चक्कर लगा लेता है, और दूसरा आपने क्या रिजल्ट निकाला? कि एक दिन में 72 अंश चलेगा। ये 2 रिजल्ट आपने निकाल लिए ठीक, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि वह सूर्य आज कहाँ है? इसके आधार पे क्या निकलेगा ये चीज़? देखिए, इसके आधार पे आपने ये निकाला कि एक दिन में कितना चल रहा है ऑन एन एवरेज, मोटा मोटी, जिसे हम मध्यम गति बोलते हैं, ये आपने पता कर लिया। ठीक, इससे यही तो पता चला आपने। और एक रिवोल्यूशन वो कितने दिनों में कर रहा है, ये भी 2 जानकारियाँ। जब एक दिन की गति पता चल जाएगी तो एक भगण कितने दिनों में होगा ये पता चल जाएगा। ये कोई बहुत मुश्किल नहीं, यानी भगण काल आपका 5 दिन, ये निकल आया। ठीक है ना? लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि आज के दिन ये सूर्य कहाँ है, मैं ये कैसे जानूंगा? इसके लिए क्या करें हम? इसके लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको? तो मित्रों, इसके लिए जो सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन है वो 2 इन्फॉर्मेशन है। वो क्या है? नंबर 1 कि कल्प से लेके आज तक कितने दिन बीत गए, क्योंकि हमने बात की एक कल्प की, और एक कल्प में तो 20 अरब दिन हैं, और इन 20 अरब दिनों में ये 4 अरब चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर लगाने में 5 दिन और एक दिन में 72 अंश, ये आपने निकाल लिया। लेकिन अभी सवाल ये है कि इस कल्प में आज जो दिन है वो कहाँ ठहरता है? इस गिवन टाइम फ्रेम में वेयर द प्रेजेंट डे स्टैंड्स, कहाँ, वेयर डज द प्रेजेंट डे स्टैंड, ये जो वर्तमान दिन है वो कहाँ स्थित है? तो इतना बड़ा कल्प है, इस कल्प में हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि 14 मनुओं का होता है, 7वां मनु चल रहा है, तो यहाँ मान लेते हैं इस जगह, यहाँ इतना बड़ा है तो इसके आधे पे यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे है। तो ये अब इसमें कितने दिन बीत गए, ये भी तो खाली इतने इस इशारे से तो समझ में आएगी नहीं बात आपको ये। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसको मैं इस पे भी किए देता हूँ ताकि और चीज़ें क्लियर हो जाएं जिनको नहीं समझ में आई हो बात। शनैः ग्रंथाः शनैः पंथाः शनैः पर्वत लंघनम, ये कहा गया है धीरे धीरे ही चलना है, जो जानते हैं उनके लिए बोर हो सकते। बोला साहब कि यहाँ से यहाँ तक में ये जो सूर्य जाता है, ये जो सूर्य है
ये जो सूर्य है, ये सूर्य इतने दिनों में ये कितना चक्कर लगाएगा? सवाल ये है। क्या सवाल है कि ये इसमें ये कितने चक्कर लगा लेगा? ओह माय गुडनेस, चला गया। चलिए, मैं तो डर रहा था। ये एक चक्कर लगाएगा, फिर दूसरा चक्कर लगाएगा, फिर तीसरा चक्कर लगाएगा, फिर चौथा। इस प्रकार से कितने चक्कर लगा रहा है ये? इसके जो रिवोल्यूशन हो रहे हैं वो हो रहे हैं 4 अरब इसमें। तब सवाल ये है कि अगर प्रेजेंट डे यहाँ है, यहाँ पे है आपका वर्तमान दिन, ये है आपका वर्तमान दिन, ये वर्तमान दिन, ठीक। तो इस वर्तमान दिन में सूर्य कहाँ है? अब यहाँ तो दिख गया कि यहाँ है, लेकिन यहाँ है का क्या मतलब है? तब इसका मतलब ये हुआ आपको प्रत्येक ग्रह के राशि, अंश, कला, विकला इसके बाद भी पता नहीं चल पाएंगे। क्यों? कारण ये है कि ये जो कल्प का आरंभ है, यहाँ से लेके यहाँ तक में पहले कितने दिन बीते हैं ये तो पता चले, यानी हमें टाइम तो पता चले कि कोई भी एनी मूवेबल ऑब्जेक्ट, इफ यू वांट टू नो द स्पीड ऑफ एनी मूवेबल ऑब्जेक्ट, यू शुड नो द सिचुएशन, द पोजीशन ऑफ एनी मूवेबल ऑब्जेक्ट, यू शुड नो द टाइम एंड द स्पीड, ठीक है ना? क्योंकि इन दोनों पर ही फैक्टर पर ही डिपेंड करती है उसका उस मूवेबल ऑब्जेक्ट की पोजीशन, की स्थिति, कि वो कहाँ पे है। अतः कल्पात् आरभ्य वर्तमान दिनम यावत् कियन्ति दिनानि अतीतानि सर्वप्रथम तो इदम अस्माभिः ज्ञातव्यम। तो यही जो हमें जानना है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसी का नाम है अहर्गणः। यही है अहर्गण, यही अहर्गण है। कल्प के आरंभ से लेके, जब ये कल्प यहाँ पे आरंभ हुआ, जिसे आप कल्पारंभ बोल रहे हैं, कल्पारंभ से लेके ये जो वर्तमान दिन है, सबसे पहले तो मैं ये जानूंगा कि कल्प का आरंभ से लेके वर्तमान दिन तक कितने दिन होते हैं। तब मैं ये करूंगा, तब मैं फिर ना त्रैराशिक लगाऊंगा, अनुपात लगाऊंगा कि अगर 20 अरब दिनों में 4 अरब तो इतने दिनों में कितना। नाउ यू विल बी एबल टू नो द पोजीशन ऑफ दैट प्लैनेट। बिफोर दिस यू कैन नॉट बी एबल टू डू दैट। अतः यावता अहर्गणस्य ज्ञानं नास्ति तावता तु इदमपि ज्ञातुं न शक्यते यत् कोऽपि ग्रहः कस्मिन् राशौ कस्मिन् अंशे स्थितः अस्ति खलु। अतः सर्वादौ इदं ज्ञातव्यम्। अतः एव मया आभाषि यत् इदम् अहर्गण साधनं कस्यचिदपि सिद्धान्तग्रन्थस्य महत्वपूर्ण प्रसंगः भवति, प्रसंगरूपम्। तो इसका मतलब, तो इस मतलब क्या हुआ? हमने जाना क्या? सबसे पहले हमने जाना इसका ओरिजिन कब। जैसे कि मैंने जो बात मैंने सिद्धांत एक्सप्रेस की थी कि सिद्धांत एक्सप्रेस के बारे में पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कब ये सिद्धांत एक्सप्रेस चलना आरंभ हुई। और क्योंकि जब ये आपको पता चलेगा कि कब चली है, तब आपको ये पता चल जाएगा, जैसे ही वो दिन पता चला, आज के दिन तक में कितना कैलकुलेट कर लेंगे आप कि कितने दिन चल चुकी वह सिद्धांत एक्सप्रेस, और उसकी गति आपको अगर पता चल जाए तो आप निकाल लेंगे कि इस समय कहाँ होगी वही सिद्धांत एक्सप्रेस, है ना। यानी आपको समय जब से चलना आरंभ हुआ है तब से आज तक का वह समय भी जरूरी है पता होना, और कितनी गति से चल रहा है ये भी जरूरी है पता होना। जब तक ये दोनों चीज़ें पता नहीं होंगी आप किसी भी चलायमान पिंड की स्थिति को नहीं बता सकते। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बात कहना उचित नहीं है, काफ़ी है। तब हम इसी अहर्गण को ही क्या बोलते हैं? इन इंग्लिश वी कॉल इट सिविल डेज। हम इसे बोलते हैं सिविल डेज, अहर्गण। अहन्ना, अच्छा इसका जो वो है, क्या उसे बोलते हैं, उपपत्ति, उसे देख लीजिए कि अहन्ना नाम गण है यदि अहर्गण। अह, आप कहेंगे अहन्ना नाम से अह कैसे तो अह प्रथमा एकवचन में क्या रूप बनता है? अह, ठीक। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो तब फिर बात ये थी कि क्या कहा हमने आपसे ये कहा
कि अह्नानां गणः इति अहर गणः। ठीक है, दिनों के समूह को दिन समूह ऐसा बोल सकते हैं, दिन समूह। अब सवाल ये है कि किस तरीके का दिन और क्यों, दिन क्यों? जब आपके पास वर्ष हैं तो आपको दिन क्यों चाहिए? बात समझ में आई? तो दिन इसलिए चाहिए क्योंकि उसका सीधे सीधा उत्तर, उसका फिर भी सीधा साधा उत्तर नहीं है। क्योंकि अगर आप ये कहें कि साहब हमको एक दिन में उसकी स्पीड, जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम कैसे जानेंगे कि आज का उसकी स्पीड कितनी होगी? उसके लिए उसकी डेली स्पीड जानना जरूरी है। तो डेली स्पीड के लिए दिन की स्पीड, डेली स्पीड मतलब दिन की स्पीड चाहिए, है कि नहीं? तो एक वर्ष में इतनी गति कर रहा है तो आज कहाँ होगा? इसके लिए क्या, इसके लिए अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए? एक वर्ष में इतने दिन, इतने दिनों में इतनी गति। एक वर्ष में मान लीजिए में 360 दिन, 360 दिनों में अगर 360 अंश चलता है तो एक दिन में कितना चलेगा? एक दिन में अगर इतना चलेगा तो 50 दिनों में कितना चलेगा? अगर मान लीजिए वर्ष से लेके आज तक में 50वां दिन है तो 49 दिनों में, या 51वां दिन है तो 50 दिनों में कितना चलेगा? अल्टीमेटली बात आके दिन पर ही रुकती है। ठीक, ये बात समझ में आ रही है? तब फिर प्रश्न उठता है, पुनः प्रश्न उदेति कि अस्तु तावत् यदि दिन समूह अपेक्षते तर्हि किमर्थं नैव सौरदिनानि अथवा कानि दिनानि कथं विधानि दिनानि इति प्रश्नः इति जिज्ञासा कि यानि दिनानि अपेक्षन्ते खलु तानि कीदृग्विधानि सौरदिनानि, चान्द्रदिनानि, नाक्षत्रदिनानि, सावनदिनानि वा इति प्रश्नः समुदेति मनसि। तर्हि यदि एवं जिज्ञासिते सति उच्यते यत् सावनदिनानि कथमिति चेत् सौरदिनानां समाप्तिः अवसानः आरम्भश्च कदा भवति इति अस्माभिः ज्ञातुं न शक्यते अथवा सामान्यजनेन ज्ञातुं न शक्यते। यतोहि सौरस्य रवेः एकांश भोगकालः खलु एकं सौरं दिनम्। सूर्य का एक अंश भोगकाल ही तो आप एक सौर दिन कहते हैं। अब ऐसे में कितने सौर दिन बीत गए इसको पता लगाना बड़ा मुश्किल है। आप ये जान भी लें कि एक सौर वर्ष में इतने सौर दिन हो गए, 360 सौर दिन हो गए, तो भी सौर वर्ष जब आरंभ हुआ तब से लेके आज तक कितने सौर दिन बीत गए ये जानना, इट इज़ वेरी टफ एंड कॉम्प्लिकेटेड एंड स्टिल यू विल नॉट गेट द एग्जैक्ट आंसर। आप एकदम सटीक आंसर भी नहीं ले आ सकते। तब सौर दिन तो चले गए। यही स्थिति चांद्र दिन की भी है। चांद्र दिनों में भी यही गफलत रहती है कि कितने दिन बीत गए। अब आप कहेंगे कि नहीं साहब हम पंचांग देख के जान लेंगे, लेकिन बंधुओं पंचांग देख के तो आप इस वर्ष का जान लेंगे या 10 वर्ष का पंचांग रखे होंगे या 20 वर्ष का पंचांग रखे होंगे, लेकिन कल्प के आरंभ से कितने दिन बीत गए इसका पता कैसे लगाएंगे आप? आप एक कल्प में कितनी तिथियां होती हैं ये तो जानते हैं, लेकिन कल्प के आरंभ से लेकर आज तक कितनी तिथियां बीती इसको कैसे जानेंगे? इसमें भी संदेह रहेगा कि नहीं रहेगा? क्यों? बीच बीच में एक टंटा है ना अधिमास का और दुनिया भर की चीज़ों का। तो एग्जैक्ट आप चांद दिन यानी तिथियों से भी ये उत्तर नहीं निकलेगा। ठीक, नक्षत्र दिन से भी नहीं निकलेगा। तब उत्तर निकलेगा सावन दिन से। हमको उत्तर किससे मिलेगा? सावन दिनों में हमें चाहिए ये सावन दिन। जैसा कि हमने पहले बताया था कि सावन दिन 2 सूर्योदयों के बीच का काल, सूर्योदय द्वयांतर्गतवर्ती काल सावनमेकं दिनम। विनोदय द्वयांतरम तदर्क सावनम दिनम तदेव मेदिनी दिनम भवासरस्तु भभ्रमः। ठीक है, तो ये जो सावन दिन है, कुदिन है, इस सावन दिन इसीलिए क्या बोला है? यत्कृच्छ सूतक चिकित्सतवासराद्यैः तत्सावनार्क्ष घटिकाधिकमार्क्षम तत्सावनार्क्ष घटिकाधिकमार्क्षमानात्, कि दिनों की गणना किससे करते हैं? हम सावन से करते हैं। सावन के पैमाने पर हम गणना करते हैं।
ठीक है, तो दो प्रश्नों के उत्तर आपको मिले। पहला कि दिन की आवश्यकता क्यों है, दिन के ज्ञान की आवश्यकता क्यों है, और दूसरा सावन दिन ही क्यों, क्योंकि सावन दिन एकदम स्पष्ट होता है, भ्रम नहीं रहता है सावन दिन में। तो अब सावन दिन का ज्ञान कैसे करें, ये सवाल है। तो सावन दिन, अब आप ये कहें कि साहब हम एक कल्प में इतने सावन दिन होते हैं, तो आज तक में कितने सावन दिन, यही आज तक में कितने सावन दिन, यही तो समस्या है। आज तक में कितने, डायरेक्ट आज तक में कितने सावन दिन यही पता चल जाए तब तो सावन दिन पता ही चल गए ना। तो जो पता चल गया है, जो जिसके बारे में पहले से ज्ञान है, उसके बारे में कैसे आप ज्ञान करेंगे? इसलिए इसको निकालना इतना आसान नहीं है, त्रैराशिक से इसकी गणना नहीं होगी। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरा भाव यह है कि यदि कल्पकुजने ही, यदि कल्पग्रह भगणाः तथा एतावद्भिः कुदिनैः परन्तु एतावन्ति कुदिनानि इत्यस्य ज्ञानं कथं स्यात्, तज्ज्ञानं किं सौरदिनानां गणनया ज्ञातं भवितुमर्हति वा, तत्प्रक्रियागतम् इत्येव वक्तुं शक्यते। कि हाँ, वो बात सही है कि 100 दिनों के से ही हम जानेंगे, लेकिन डायरेक्ट 100 दिनों से नहीं जानेंगे, वो प्रक्रियागत है। इसलिए अब इसमें ज़्यादा संशय और भ्रम और रहस्य न रखते हुए सीधे अब हम क्या करेंगे, अहरगण साधन पर आएंगे और उसी के साथ साथ वह विषय अपने आप खुलता चला जाएगा। ठीक है मित्रों, अथ ऊर्ध्वममी युक्ता, क्या कहते हैं, अथ अभीष्ट सावन दिनम, क्या कह रहे हैं कि अत ऊर्ध्व अभीष्ट दिने सावना हरगणा नयनम। तो सावना हरगण, सावन अहरगण, तो मैं यहाँ लिख दूँ, क्या लिख देता हूँ, इससे लिखूँ नहीं, इससे लिखता हूँ, सावना हरगणा नयनम। ठीक है, सावना हरगणा नयनम। ठीक है भैया, आनयनम, आनयनम यानी साधनम, आनयन करना यानी कि, तो सावन अहरगण, तो इसको क्या बोलेंगे आप, सावन अहरगण यानी सावन दिनानाम नाम साधनम। सीधे सीधे इसको सावन अहरगणा नयनम को ये आप बोलते हैं। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, तो इन्होंने क्या कहा, अत ऊर्ध्वममी युक्ता गतकालाब्द संख्यया मासीकृता युता मासैः मधुशुक्लादिभिर्गतैः। क्या बोलते हैं, अत ऊर्ध्वम, अत यानी कि इससे ऊपर, उससे ऊपर किससे, अतः की क्या अर्थ क्या कर रहे हैं, कृंतांतात, कृंत की कृत कहना, कृतांतात, एतद ग्रंथारंभ कालात, ऐसा स्पष्ट कपिलेश्वर कह रहे हैं। अतः, अतः यहाँ पंचमी एक वचन है, अतः मतलब इसलिए नहीं, दैट्स वाई देयरफॉर ये नहीं, हैंस ये मतलब नहीं है। अतः पंचमी यानी इससे, इससे मतलब किससे, जो ऊपर उन्होंने संख्या बोली थी कि कल्प के आरंभ से लेके ग्रंथारंभ काल तक यानी सतयुग के अंत तक जितना वो 100 वर्ष उन्होंने गणना किया था। क्या गणना किया था, खचतुष्कयमाद्र्यग्निशररंध्र निशाकरा, ये गणना किया था कि इतने 100 वर्ष बीत गए। उसमें उन्होंने क्या किया था, सृष्टि काल निकाल दिया था। सृष्टि काल निकाल के इतने 100 वर्ष होते हैं कल्प के आरंभ से लेके कहाँ तक, ग्रंथारंभ काल तक। तो इसको फिर एक डायग्राम का मैं सहारा लूँ तो मैं यही कहूँगा आपसे कि ये कल्प हो गया, कल्पारंभ है, ये मान लीजिए यहाँ हो गया आपका सृष्टि काल, इतना लग गया सृष्टि में। ये हो गया सृष्टि काल। ठीक है, तो और यहाँ से लेके
और कहाँ तक, पूरा यहाँ तक, ये कल्पांत मान लीजिए, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का ये समय। ठीक, ये हो गया। अब इस समय में उन्होंने क्या कहा, इस समय में आपको कहाँ तक का, ग्रंथारंभ तक का। तो ग्रंथारंभ यानी सतयुग के अंत तक। तो यही जो सप्तम वैवस्वत नाम का मनु चल रहा था, तो इसमें 14 मनु हैं। तो यहाँ कहीं मान लीजिए 7वां चल ही रहा है ना अभी कल, तो इसलिए 7 और चलने हैं। तो आधा मान लीजिए यहाँ है, इस जगह पे है आधा, तो इससे थोड़ा इधर है मान लीजिए, ये है। ठीक, ये है वर्तमान दिन, ये हो गया आपका। ठीक, और ये जो है आपका यहाँ ये ग्रंथारंभ काल मान लीजिए। इसे क्या मान लेंगे हम, इसे ग्रंथारंभ काल, यानी सतयुगांत काल। ठीक, अब देख लीजिए। तो उन्होंने ये कहा कि ये सृष्टि के आरंभ से लेके यहाँ तक का जो है, इसका उन्होंने गणना कर दी। गणना तो शुरू की ऐसे आरंभ यहाँ से की थी, यहाँ से लेके यहाँ तक की, और उसमें सृष्टि ये ग्रंथारंभ तक की, और उसमें सृष्टि का काल निकाल दिया। तो सृष्टि का काल निकाला तो कितना आया, ख चतुष्क यमाद्रग्नि शररंध्र निशाकराः, है ना। ख चतुष्क, देखिए, ख चतुष्क यम अद्रि, ख चतुष्क यमाद्रि अग्नि, यम अद्रि अग्नि, शर रंध्र निशाकर। इतना समय बीता। सृष्टि काल जब सृष्टि जब समाप्त हुई तब से लेके और ग्रंथारंभ तक, यानी सतयुग के अंत तक, इतना इन्होंने पिछले श्लोक में बताया। इसी को वो बोल रहे हैं अतः, यानी इससे आगे। अब इससे आगे जितना आपका समय, अब वर्तमान दिन यहाँ है, तो ये काल आप और जान लीजिए, इसको और जोड़ लीजिए। तो इसको और जोड़ेंगे तो हमने जैसे उस दिन किया था, इसको जोड़ेंगे। इसको जोड़ने का मतलब क्या हुआ, इसमें आपका क्या क्या है, इसमें है ए बी और सी, ए है, बी है और सी है। ए क्या है, ए आपका है त्रेता, बी क्या है द्वापर, और सी क्या है कली। तो त्रेता का मान इसमें ऐड कीजिए, द्वापर का मान इसमें ऐड कीजिए, और कलयुग का जितना मान बीत गया है उसको ऐड करें हम। ये तो मतलब हुआ ना। तो यानी 1 95 37 20 000 प्लस त्रेता प्लस द्वापर प्लस कली, ये हो गया। अब जब इतना आप जोड़ेंगे हैं, तब आपको ये क्या हो गया, इतने ये जो मिलेंगे वो क्या मिलेंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला, अत ऊर्ध्वम, यानी यहाँ ये जो लाल रेखा देख रहे हैं ना आप, ग्रंथारंभ काल, इसी को उन्होंने बोला है अस्मात् ग्रंथारंभ कालात ऊर्ध्वम, यानी ऊपर, उसके ऊपर यानी उसके आगे अत ऊर्ध्वम अमी युक्ता। अमी यानी ये जो हैं अमी, खचतुष्कयमाद्यग्नि शररंध्र निशाकराः सौराब्दाः, जो सौरवर्षाणि हैं अमी युक्ता, उनको जोड़ देंगे। इससे ऊपर जितने वर्ष आएंगे उसमें इनको जोड़ देंगे। अतः ऊर्ध्वम, इससे ऊपर यानी इससे आगे जितने भी वर्ष होंगे वर्तमान दिन तक, जिस दिन आपको ग्रह की स्थिति जाननी है, तद दिनम यावत ग्रंथारंभ कालात यावन्ति वर्षाणि व्यतीतानि तेषु वर्षेषु अमी युक्ताः, जोड़ देंगे।
ठीक है, तो जोड़ देंगे तो उसी को उन्होंने बोला, क्या बोला, अत ऊर्ध्वमी युक्ता गत कालाब्द संख्यया, गत कालाब्द संख्यया, गत काल अत ऊर्ध्वम यद गत कालम, यह गत कालः वर्तते यावन्ति गत वर्षाणि अभूवन अतीतानि, इसके बाद जितने गत 100 वर्ष बीत गए, तब देखिए त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कली के 5121 वर्ष बीत गए, 5121वां चल रहा है, 5121 बीत गए, तो 5121 इसके हो गए, इसके द्वापर के और त्रेता के, इनको 840 और 12 समथिंग, इसको अब जब हम जोड़ लेंगे तो वही उन्होंने कहा कि गत कालाब्द संख्या, बीते हुए काल के अब्द यानी वर्षों की संख्या के द्वारा, यानी उनके साथ हम अमी ये जो हैं इनको जोड़ देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, तो ये जब जोड़ दिया आपने तो इसी को क्या बोला, अमी युक्ता, अमी यानी ये अत ऊर्ध्वम, इससे ऊपर, इसके आगे, अमी ये युक्ता, इनको जोड़ देंगे किससे, गत कालाब्द, तो गत कालाब्द में क्या आया, त्रेता आया, द्वापर आया, कली आया, जितना कली के बीत गए, इन सबको जोड़ दीजिए, युक्ता, देखिए तो ऊर्ध्वमी युक्ता गत कालाब्द संख्या। अब जब आपने इनको 100 वर्षों को जोड़ लिया, अब आगे क्या करेंगे, इन 100 वर्षों को मासों में तब्दील करेंगे, मासों में परिवर्तित करेंगे। अब जो हरगण साधन का उदाहरण है वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, उदाहरण अभी नहीं करेंगे, अभी हम सूत्र समझ लेंगे फिर हम उदाहरण करेंगे। तो अतः यानी कृतांतात एतद् ग्रंथारंभ कालात् ऊर्ध्वम अनंतरम गत कालाब्द संख्या अतीत सौर वर्षमानेन, गत कालाब्द संख्या का अस्य कः अभिप्रायः, अतीत सौर वर्षमानेन, यावन्ति सौर वर्षाणि अतीतानि तेन तन्मानेन तया तैहि सौर वर्षैहि अमी, अमी का क्या अर्थ किया, कृत युगांतकालीन गत सौर वर्ष संख्या, ये जो कृत युग के अंत तक जितने गत सौर वर्ष बीत गए, उसमें ब्रैकेट में क्या कहा, ख चतुष्कयमाद्रग्नि शररंध्र निशाकराः युक्ताः, उनको जोड़ देंगे, सहिताः कार्याः, तदा ते सृष्ट्यादितः अभीष्ट वर्षे गत सौर वत्सराः स्युः, तब क्या होगा, तब सृष्ट्यादि से आरंभ होके और ये वर्तमान दिन में, वर्तमान दिन जब कोई ना कोई किसी वर्ष से आरंभ हुआ होगा, तो इस वर्ष के वर्तमान दिन जिस वर्ष में आरंभ हुआ है, यानी जो वर्ष प्रवृत्त हो रहा है, प्रवर्तमान है, उस वर्ष के आरंभ तक, के आरंभ में, आदि तक के कितने सौर वर्ष बीत गए ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इतने सौर वर्ष बीत गए तो ते मासीकृताः, उनको हम मासीकृत करेंगे, मासीकृता, तो मासीकृता मतलब कि मासेन परिवर्तिताः, इनको मास में परिवर्तित करेंगे, सौर वर्षों को, तो वर्षों को मास में परिवर्तित करने के लिए क्या है, सिंपल है, 12 से गुणा कर दीजिए, हैं भाई, 2 वर्ष बराबर कितने मास, तो 24 मास, कैसे निकाले, 2 गुणे 12 है, यानी 12 से आपने गुणा किया, तो यानी 1 वर्ष में जितने मास उससे गुणा किया, तो जितने भी वर्ष आएंगे, ये मान लीजिए ये आ गए x क वर्ष, मान लीजिए अंग्रेजी में नहीं लिखना है तो क वर्ष मान लीजिए आ गए ये, तो इन क वर्षों को क्या करेंगे, क गुणे 12 कर देंगे। ठीक है, तो मासीकृता युता मासैहि, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें मास भी जोड़ेंगे, हैं, अब ये तो क्यों मास जोड़ेंगे, क्योंकि आप जो निकाले थे, देखिए अब इसको जैसे कि टीवी चैनलों में दिखाते हैं ना, अब उसको बड़ा करके मैग्नीफाई करके अब मैं इसी हिस्से को बड़ा करके दिखाऊंगा, तो उसको देख लीजिए। तो अब ये देख लीजिए, ये क्या है, ये हो गया ग्रंथारंभ काल, एवं अत्र वर्तमान दिनम
दिनम। ठीक, इदम वर्तमान दिनम यस्मिन् वर्षे आरब्धम तत्प्रवर्तमानं वर्षम अत्र वर्तते। चिंतयतु, अत्र वर्तते वर्तमान वर्षम। ठीक है, ठीक है। अब इस वर्तमान वर्ष में हम क्या करेंगे, कितने मास बीत गए इसको देखिए आप। तो अब मान लीजिए इसमें 1 2 3 4 मास बीत गए, ये मास हैं। वर्ष जब आरंभ हुआ तो 1 मास बीता, ये चैत्र बीत गया मान लीजिए, यहाँ से चैत्र आरंभ हो जाएगा, फिर वैशाख बीतेगा, फिर ज्येष्ठ बीता, फिर आषाढ़ बीता, तो चैत्र बीत गया, वैशाख बीत गया, ज्येष्ठ बीत गया, आषाढ़ बीत गया। अब ये आषाढ़ श्रावण, ये श्रावण महीना चल रहा है मान लीजिए, है। तो आपने क्या किया था, जितना आया था ये आप इधर कर लीजिए कल्पारंभ, है ना, ये सृष्टि आरंभ कर लीजिए। तो ये यहाँ से लेके आप, ये तो था आपका ये कितना, खचतुष्क मातक निशरंध्र निशाकरा 1 95 37 20 000, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ से ये आपका बीता, क्या क्या बीता, तो आपका पहले बीता त्रेता, अरे सतयुग, फिर बीता त्रेता, सतयुग तो बीत ही गया था, देखिए गड़बड़ा रहा है मामला। तो क्या बीत गया, सतयुग के बाद बीत गया आपका द्वापर, त्रेता, त्रेता के बाद ये बीता द्वापर, हैं, ठीक है ना। और बड़ा कर दें त्रेता को, अच्छा नहीं लग रहा है आप लोगों को, तो ये लीजिए साहब, ये है त्रेता। और फिर बीत गया ये द्वापर, ये त्रेता बीता, ये द्वापर बीत गया। अब यहाँ से ये क्या हो गया, यहाँ से कलयुग आरंभ हो गया मान लीजिए, यहाँ से प्रवर्तित हो गया कलयुग। अब कलयुग में चलते 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 इतने दिन बीत गए, 5121 बीते हैं ना, यही तो बीता है 5121, कितना है 5121। तो त्रेता के वर्ष इसमें जोड़ेंगे, द्वापर के इसमें जोड़ेंगे, और कलयुग के 5121 इसमें जोड़ेंगे, तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे ना। यहाँ से A B C D E, ए बी क्या है, ए बी तो आपका हो गया सृष्टि से लेके ग्रंथारंभ तक। बी सी क्या है, त्रेता। सी डी क्या है, द्वापर। और फिर डी और ये ई, ये डी ई क्या है, कलयुग का बीता हुआ मान। नहीं, कलयुग का मान इतना बीत जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। कलयुग का डी ई यहाँ हो जाएगा आपका, ये देखिए कलयुग में इतना बीत गया, नहीं ये गलत हो गया, इसको मत लीजिएगा। भाई कलयुग में आपका ये वर्तमान वर्ष यहाँ आरंभ हो गया, और अच्छा ये बात है। हाँ तब तो फिर ठीक है, हमने वर्तमान वर्ष ही ये ले लिया था यहाँ से यहाँ तक। इसको थोड़ा बढ़ा दें क्या, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है फिगर, है ना। तो इसको एक काम करते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, कंजूसी क्यों करना, जब कर ही रहे हैं तो उदार मना काम करें। तब हम क्या करेंगे, तब हम द्वापर समाप्त कर देंगे और कलयुग यहाँ समाप्त, मान लीजिए कलयुग यहाँ समाप्त होता है। कलयुग को थोड़ा बड़ा ले लेते हैं ना, ये हो गया मान लीजिए आपका कलयुग आरंभ, ठीक। और इस कलयुग में बीत कितने गए, मान लीजिए यहाँ तक का वर्ष बीत गया, ये इतना बीत गया। और ये वर्तमान वर्ष चल रहा है, ठीक है।
तो ये जो बीता है, ये बीता कितना है 5121, ये है 5121 वर्ष बीत गए। ऊपर लिखूँ क्या, पता नहीं दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यहाँ ऊपर कर लेते हैं। ये 5121 वर्ष बीत गए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 5121 बीत गए और ये 5122वां चल रहा है, ये वर्तमान वर्ष यहाँ प्रवृत्त हो गया, वर्तमान वर्ष। अब इस वर्तमान वर्ष को फिर मैग्नीफाई कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए, और ये हमारा मान लीजिए ये है वर्तमान दिन। इसे वर्तमान दिन मानिए आप, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और कलयुग को और आगे चलाते हैं, और कलयुग को आगे बढ़ा के कहाँ तक करते हैं, कलयुग को मान लीजिए यहाँ तक बढ़ा के यहाँ तक कर ले, ये हो गया आपका कलयुग, यहाँ से यहाँ तक। तो और ये क्या हो गया आपका, इसको ये हो गया आपका वर्तमान दिन, ये है वर्तमान दिन, ठीक, ये वर्तमान दिन है। तो कलयुग के 5121 वर्ष बीत गए ये, फिर उसके बाद ये वर्तमान वर्ष आरंभ हुआ। इस वर्तमान वर्ष में ये वर्तमान दिन है, तो इसमें क्या होगा, इसमें पहले कुछ महीने बीतेंगे। मान लीजिए ये चैत्र बीत गया, फिर ये वैशाख बीत गया, फिर चैत्र, फिर वैशाख, फिर ये ज्येष्ठ बीता, फिर मान लीजिए आषाढ़ बीत गया, और श्रावण चल रहा है, ठीक, बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया, ये चैत्र, ये वैशाख, ये ज्येष्ठ, ये आषाढ़, और चैत्र बीत गया। यहाँ पे यार बार बार गड़बड़ हो जा रहा है, चैत्र तो यही रहेगा ना, तो हटाओ, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, ये श्रावण मास चल रहा है। तो अब हुआ क्या, ये जो ए से बी तक का काल है, ये वर्ष पता चल गया आपको। त्रेता के वर्ष इसमें जोड़ दिया, द्वापर के वर्ष सी से डी के बीच के द्वापर के वर्ष इसमें जोड़ दिए। अब डी से ई के बीच में ये है डी ई, और इसे एफ मान लीजिए, ये है एफ। ये ई कर लीजिए, या ई से कर दें क्या, जहाँ से वर्तमान वर्ष आरंभ हुआ, ये मान लीजिए हो गया आपका ई, ये हो गया एफ, और ये हो गया जी, ठीक। तो अब ए बी क्या है, ए बी है सृष्टि के आरंभ से लेके ग्रंथारंभ तक का समय। बी सी क्या है, त्रेता। सी डी क्या है, द्वापर। तो ए बी जुड़ गया, ए बी में बी सी जुड़ा, बी सी और फिर सी डी भी जुड़ गया। और डी ई क्या है, तो डी ई है कलयुग के बीते हुए वर्ष, इस वर्ष तक के बीते हुए वर्ष, यानी 5121, ये और इतना और आप जोड़ लेंगे, ठीक। अब ई से क्या है, ई से ये वर्तमान वर्ष आरंभ हो गया है। इस वर्तमान वर्ष में ये एफ पे वर्तमान दिन है। तो इस वर्तमान वर्ष में एफ के बीच में कितने महीने बीत गए, क्यों हम महीनों का पता क्यों करेंगे, क्योंकि हमको ए बी, बी सी, सी डी और डी ई हमने जोड़ के जो ये वर्ष ले आए हैं, इन वर्षों को हम क्या करेंगे, मासों में बदलेंगे। हमने क्या क्या जोड़ा, हमने जोड़ा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, इतना ये जोड़ देंगे तो गत सौर वर्ष आपको मिल जाएंगे। अब जब ये गत सौर वर्ष मिल गए, इनको फिर क्या करेंगे, इनको मासों में कन्वर्ट करेंगे। तो इस गत वर्ष सौर वर्ष को 12 से गुणा कर दीजिए, तो ये गत सौर मास हो गए, गत सौर मास। अब ये जो गत सौर मास आए, इसमें वर्तमान वर्ष के भी जितने मास बीत गए वो भी जोड़ना है हमें, मासों। अब मास हमको काउंट करना है, कितने मास बीत गए। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए, चैत्र बीता 1, वैशाख बीता 2, ज्येष्ठ बीता 3, आषाढ़ बीता 4 बीत गए। श्रावण चल रहा है, श्रावण मान लीजिए यहाँ तक चलता है, ये मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक श्रावण है। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ 4 महीने और बीत गए। तो ये जो गत सौर मास है ना, इसमें आप क्या करेंगे, +4 मास और कर देंगे।
तब आपको क्या मिल गए, सृष्टि के आरंभ से लेके वर्तमान मास तक जितने मास बीत चुके हैं, वर्तमान मास जो चल रहा है इस मास तक यानी श्रावण तक कितने मास हो गए, इन मासों का आपने पता लगा लिया। ठीक, पहले हमने क्या पता लगाया था, सृष्टि के आरंभ से लेके वर्तमान जो ये वर्ष चल रहा है कलयुग का 5122वां वर्ष, तो तब तक में कितने वर्ष बीत गए पहले हमने ये पता किया। ये हमको ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई से पता चल गया। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी द्वापर और डी ई यानी कलयुग के 5121 वर्ष, इनको जोड़ने से पता चल गया। इनको हमने कन्वर्ट कर दिया मासों में, 12 से गुणा कर दिया, तो ये सृष्टि के आरंभ से लेके ए से लेके ई तक के हमको क्या मिल गए, वर्तमान वर्ष यानी ई तक के हमको यहाँ से यहाँ तक के कितने मास हो गए हमको ये पता चल गए। अब यहाँ से यहाँ के बाद कितने मास और इसमें ऐड हुए हैं, तो ये चैत्र भी हो गया, वैशाख भी हो गया, ज्येष्ठ भी हो गया, आषाढ़ भी हो गया, ये 4 महीना और आपने जोड़ दिया। तब आपको क्या मिला, ये जो वर्तमान दिन है, इस वर्तमान दिन जिस मास में चल रहा है, मास कौन सा चल रहा है, श्रावण मास चल रहा है, तो श्रावण मास के पहले तक के कितने मास बीत गए, कब से, सृष्टि के आरंभ से लेके, ये आपने पता लगा लिया। ठीक, तो इसी को उन्होंने क्या कहा, मासीकृता युता मासैहि मधुशुक्लादिभिर्गतैहि। इनको आपने क्या किया, इसको मासीकृत करके गतैहि मधुशुक्लादिभिः गतैहि मासैहि युता, देख लीजिए, मासास्यो मधुशुक्लादिभिः अभीष्ट वर्षीय चैत्र शुक्ल प्रभृतिभिः गतैहि मासैहि। अभीष्ट वर्ष के जो चैत्र शुक्ल प्रभृति जो गत मास हैं आपके, अभीष्ट वर्ष यानी जिस वर्ष में आपको इच्छा है, अब हमको तो इसी वर्ष की इच्छा है ना, इसी वर्ष के में हमको अर्गण साधन करना है, इसी वर्ष तक का सृष्टि के आरंभ से लेके, तो इसलिए अभीष्ट वर्ष के चैत्र शुक्ल प्रभृति भी, चैत्र शुक्ल से आरंभ करके जितने मास गत हो गए, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ 4 गत हो गए थे, तो हमने मासैहि युताः सहिताः तदाते अभीष्टाः गत सौर मासाः स्युः। तब वो अभीष्ट में, अभीष्ट दिन में कितने, अभीष्ट दिन तक कितने सौर मास बीत गए हमें ये पता चल गया। ते पृथक्स्थाः कार्या, इनको हम अलग रख देंगे और फिर क्या करेंगे, पृथक्स्थाः, पृथक्स्थाः मतलब कि ये जो वैल्यू आई ना, गत सौर मास में 4 मास या जितने भी चैत्रादि मास बीत जाएंगे, उन मासों को जोड़ने से जो वैल्यू आई, इस वैल्यू को, मासों की इस ढेर को हम क्या करेंगे, 2 जगह रख देंगे, यहाँ और यहाँ। पृथक्स्थाः ते अधिमासघ्नाः, और उनको क्या करेंगे, अधिमास से गुणा कर देंगे। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। तो क्या हो गया, पृथक्स्थास्ते धीमासघ्नाः। हाँ, तो अब क्या हो गया, इसको हमने किया, तो फिर हमने किया क्या, अगर हम इसको सूत्र रूप में कहें तो ये कह सकते हैं कि गत सौर वर्षाणि गुणे 12 बराबर गत सौर मासाः प्लस गताः वर्तमान वर्षे, ऐसा लिखिए, प्लस वर्तमान वर्षे गताः चैत्रादि चांद्र मासाः। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि सृष्ट्यादितः वर्तमान
मासावधि काहा गत सौर मासाः। ये आपको वर्तमान मास तक जो श्रावण चल रहा है तब तक में, हमने उदाहरण श्रावण का लिया था इसलिए मैं श्रावण बोल रहा हूँ, नहीं तो श्रावण नहीं, जो भी महीना चल रहा हो। तो गत सौर मास आप निकाल लिए इस तरीके से। अब जब इस तरीके से आपने गत सौर मास निकाल लिया तो अब इसी को गत सौर मास को दो जगह रखेंगे। एक जगह क्या करेंगे, गत सौर मासाः गुणे कल्पाधिमासाः बटे, तो क्या बोला उन्होंने, पृथक्स्थास्तेधिमासघ्नाः सूर्यमास विभाजिताः बटे डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कल्प सौरमासाः। ये करेंगे आप। तो क्या मिलेगा आपको, तो जो मिलेगा उसे बोलेंगे अभीष्ट नहीं, लब्धाः अधिमासाः। क्या मिलेगा हमें, लब्धाः अधिमासाः। आपको अधिमास मिल जाएगा इससे। ये बात समझ में आ रही है? इसको इसमें समझ लेते हैं, ये सूत्र तो इतना रहने देते हैं और इसको इसमें समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या इन्होंने बोला, इन्होंने कहा कि ते मासी कृताः द्वादशभिः गुणिताः सन्तो मासाः स्युः इति मधुशुक्लादिभिः। मधुशुक्लादिभिः मतलब कि अभीष्ट वर्षीय चैत्र शुक्ल प्रभृतिभिः। अभीष्ट वर्षीय जो चैत्र शुक्ल चैत्र शुक्ल आदि जो गत मास हैं उनसे जब जोड़ दिया, सहिता ही सहिता तदा अभीष्ट ते अभीष्टा है गत सौर मासाः स्युः ते पृथक स्थाः कार्य, उनको दो जगह रख लिया। एकत्र गत सौर मासाः, एक जगह जो गत सौर मास हैं उनको क्या किया आपने, गत सौर मासाः अधिमासघ्नाः पठित युगाधिमासैः। युग अधिमास कर लीजिए चाहे कल्प अधिमास कर लीजिए कि इनके अधिमास से गुणा कर देंगे, अधिमासैः गुणिताः और सूर्यमास विभाजिताः। सूर्यमास यानी पठित युग सौरमासैः अथवा कल्प सौरमासैः विभाजिताः विहृताः। जब आप घटा जो ये गत सौर मास था इसको दो जगह रखा, एक यहाँ रखा, इस गत सौर मास को कल्प के अधिमास से चाहे युग के अधिमास से गुणा करके कल्प के या युग के सौर मास से भाग दे देंगे। इससे जो आएगा ये अधिमास, इनको दूसरी जगह ये जो मास रखे हुए ना इसमें संस्कार करेंगे इसका। बात समझ में आ गया? तो तई ही लब्धाधिमास के, तो इसी को इन्होंने क्या बोला, पृथक स्थास्तेधिमासघ्नाः पृथक स्थाः ते अर्थात एते गत सौरमासाः अधिमासघ्नाः अधिमासघ्नाः अर्थात अधिमास गुणिताः युगाधिमास गुणिताः उत कल्पाधिमास गुणिताः सूर्यमास विभाजिताः सूर्यमासैः सौरमासैः विभाजिताः लब्धाधिमासकाः। तो जो लब्ध अधिमास आएंगे तैः अधिमासकैः युक्ताः, इससे जोड़ देंगे इन्हीं गत सौर मासों को, गत सौर मासों को। तो जो हमने एक जगह ये रखा, दूसरी जगह जो ये हैं, एक जगह तो ये है और दूसरी जगह जो यहाँ पे थे ये गत सौर मास, इसमें क्या कर देंगे प्लस लब्धा अधिमासाः। जो ये अधिमास पाए उसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपको चांद्रमासाः। ये चांद्रमास मिल जाएंगे आपको। ये तो कह रहा है ना, वो क्या कह रहा है, लब्धाधिमासकैर्युक्ता। लब्धाधिमासक से जब जोड़ देंगे जो दूसरी जगह रखे थे उसको लब्धाधिमासकैः युक्ताः। लब्ध जो ये अधिमास लब्ध हुआ इस अधिमास से यहाँ जोड़ देंगे युक्ताः, और फिर उसके बाद दिनीकृत्य दिनान्विताः। मेरे ख्याल से आज इतना ही रहने देते हैं और इसके आगे फिर हम पढ़ेंगे। मित्रों अभी ये हरगण साधन आज का कुछ हिस्सा यहाँ पे समाप्त होता है।
कुछ हिस्सा अब हम अगले सप्ताह से जब ये कक्षा लगेगी तब हम आरंभ करेंगे। और मेरा ये कहना है कि आहरगण साधन जैसे जैसे मैं अब पढ़ा रहा हूँ, तो जितने भी हैं यहाँ जो भी छात्र अध्येता हैं, चाहे वो माधव हों चाहे अनमोल हों। अनमोल, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैंने नहीं दिया बेटा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, मैं लिख के दे दूंगा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर, ठीक है। तो ये कहना है कि जितने यहाँ छात्र हैं, चाहे अध्येता हैं, जिज्ञासु हैं जो इसको पढ़ रहे हैं, तो वो अधिमास वो आहरगण साधन देखते रहें। इसके साथ साथ आहरगण निकाल कर जब ये आहरगण साधन कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग, चाहे बाल मुकुंद जी हों, चाहे हिमांशु हो, चाहे माधव हों, या अन्य भी जितने भी विद्वान छात्र हैं, अध्येता हैं, सुबेदी जी हों, श्याम जी, या अन्य जितने भी हैं, बालक राम जी या अन्य जो भी हैं, वो इसका साधन करके अगर दिखाएंगे तो बड़ी प्रसन्नता होगी मुझे। इसलिए ये कार्य भी आप लोग कीजिए। इसके साथ ही जो है मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, जय तो ज्योतिषम।